नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। बता दें आपको कि बजट सत्र का तीसरा दिन आज शुरू हो चुका है और गुरुवार की सुबह ही लोकसभा में कार्यवाही भी शुरू हुई। उसके साथ ही साथ विपक्षी दलों ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है और कुछ ऐसा ही नजारा राज्यसभा में भी देखने को मिला। अब खबर यह है कि राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ जो बैंक है, एसबीआई बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएस की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है और ये कौन कंपनी के मालिक हैं आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी। मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो 2023 का वर्ष है इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लो डाउन होगी, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल खामोश थी। दूसरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में जाएगी, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया। और लास्ट, जो वैश्विक सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बाद जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी, उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हमारा सवाल है कि जो चुनौतियां देश के सामने हैं, अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इनका किस तरह सामना करेगी। क्या फिर से इन चुनौतियों के पीछे छुप के हमारे को कहेगी कि भाई बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने, और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भयंकर महंगाई से त्रस्त है उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, वो भी हम सवाल करना चाहते हैं। ये सारे सवाल ना तो कल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया, ना वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण में इनका उत्तर दिया गया। तो हम यही कहेंगे कि देश के अधिकांश लोगों के लिए ये बजट उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी उम्मीदों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवादित बयान देने वालों पर सीएम योगी ने एक इंटरव्यू के दौरान नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा है कि व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि ओबीसी समाज पहले भी हिंदू था और आज भी हिंदू है। अनावश्यक रूप से एक नई बहस को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो हटाना चाहिए। देखिए, ये तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द
इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। आप महंत भी हैं, आपको तो मैं क्या करूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। क्या नारी का मतलब समुद्र है? और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये एकदम से ये कैसे ये मुद्दा देखिए आज से नहीं उठ रहा जी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। नया मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अभी जो उठाया गया आवश्यकता, देखिए जिन लोगों और छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी किसी कथा के दौरान संत तुकाराम को लेकर की गई टिप्पणी पर खेद जताते हुए माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि संत तुकाराम एक महान संत हैं और हमारे आदर्श हैं। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन्होंने संत तुकाराम की एक पत्नी के स्वभाव के बारे में एक कथा में कुछ कहा, जिसको लेकर समाज के लोगों में क्षोभ पहुंचा है, जिसके लिए हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। संत तुकाराम के लिए हमारा ध्येय बहुत अच्छा है। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, संत भगवान की जय। आज हमको अभी महाराष्ट्र हमारा मंडल आया है पूरा, हमारे मंडल ने सब अवगत कराया। तो संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहाँ पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। संत तुकाराम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। संत तुकाराम विपरीत परिस्थिति में भी सब अनुकूल कर लेते हैं। संत तुकाराम सब कुछ विपक्ष में भी अपने पक्ष मानते हैं। का आदर्श हमने संत तुकाराम से सीखा है। उसके लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब प्रसन्नचित्त रहें और पुनः जो है आप सभी संत तुकाराम की महिमा को गाते रहें। रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। ये देवशिलाओं का सत्कार और समर्पण कार्यक्रम होगा। ये देवशिलाएं बीती रात नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंची थी और इन शालिग्राम शिलाओं को नेपाल के गड़की नदी से निकाला गया था। बताया जा रहा है कि लंबी यात्रा के बाद बीती रात को ये अयोध्या पहुंची हैं। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया है। अयोध्या में आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देवशिलाओं की पूजा अर्चना की जाएगी और फिर इन्हें राम मंदिर समिति को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी इसी संगठन के पास है। इससे पहले पूजा अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्राथमिक शिक्षा को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने और बच्चों में शिक्षा के अलख जगाने के लिए इसी उद्देश्य के साथ रायबरेली में
एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। डीएम माला श्रीवास्तव ने वैन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा है कि इस वैन के जरिए प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी और इससे लोगों में जागरूकता आएगी। एलईडी के जरिए लोगों को जिले भर में प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हर ब्लॉक में दी जाएगी। एलईडी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है। आज बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर से इसको अरेंज कराया गया है हर जनपद में, और ये हमारे यहाँ लगभग इनका रूट प्लान बनाया हुआ है। तो अगले कुछ सप्ताह ये इस जिले में रहकर रूट प्लान के अनुसार क्षेत्र में जाएगी और वहाँ पर लोगों को जागरूक करेगी कि बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से क्या क्या काम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हो रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जब क्षेत्र में लोग जागरूक होंगे, अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में और विद्यालय के संचालन में पूरी रुचि लेते हुए अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित करेंगे और एक बेहतरीन व्यवस्था और बेहतरीन परिवेश इन बच्चों को मिलेगा ताकि इनका भविष्य और भी बेहतर। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मजबूरी में गौ मांस खाया होगा, लेकिन उनके लिए हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की हम धन वापसी करा सकते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं और वो आज कौन सी पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं, ये हमारे विचार नहीं है। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और एक तीसरा भी है जिन्हें हम हिंदू कहते हैं लेकिन वो हिंदू नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले ने जयपुर में दरअसल आयोजित किए गए दीनदयाल मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये वो आपको सुनाते हैं। जो जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं, वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभिपंथ है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू है। कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने। लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। ये गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। और अब खबर प्रयागराज से है। बता दें आपको कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम में डुबकी लगाई है। बताया यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर पहुंचे हैं। यहाँ संगम नगरी में चल रहे माघ मेले में पहुंचकर वो आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री निर्मोही अखाड़े के संत संतोष दास यानी सतुआ बाबा के यहाँ पर साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ हिंदू राष्ट्र को लेकर चलाई जा रही मुहिम के लिए संतों का समर्थन भी मांगेंगे। साथ ही सतुआ बाबा के यहाँ पर उनके आने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंच गए हैं और इसके आगे उनका जो कार्यक्रम रहने वाला है और इस बीच वो समर्थन भी मांगेंगे और साथ ही सतुआ बाबा से मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनके साथ चर्चा भी कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर चलाई जा रही जो मुहिम है संतों की तरफ से, उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसके लिए समर्थन भी मांगेंगे। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि प्रयागराज यानी संगम नगरी पहुंचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और यहाँ पर वो आस्था की डुबकी भी लगाएंगे और साथ ही जो तमाम साधु संत हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल का जो उनका कार्यक्रम है उसमें धीरेन्द्र शास्त्री निर्मोही अखाड़े के संत संतोष दास बाबा यानी सतुआ बाबा के यहाँ पर साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुनील हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सुनील, क्या कुछ कार्यक्रम पूरा रहने वाला है धीरेन्द्र शास्त्री का, कितने दिन तक के लिए वो वहां पर प्रयागराज में रहेंगे? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है आज आए हुए हैं और सबसे पहले जो है वो संगम में उन्होंने जो स्नान किया है और स्नान करने के बाद जो उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो अभी आज रहने का उनका कार्यक्रम है और शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मेजा पड़ता है। तो मेजा में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है
और उनका जो दरबार है वो माँ शीतला कृपा महोत्सव के नाम से रहेगा और मेजा में ये आज रहेगा और लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक जो है भक्तों की भीड़ आने की संभावना दिख रही है। जी सुनील, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सतुआ बाबा से भी वो मुलाकात करेंगे और तमाम साधु संतों से भी उनकी मुलाकात होगी, समर्थन की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं कि जो हिंदू की योजनाएं हैं उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो योजनाएं हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं और सनातन धर्म पे जो है बागेश्वर बाबा का फोकस रहेगा और जो यहाँ पे प्रयागराज के जो साधु संत हैं वो भी जो है उनके समर्थन में दिख रहे हैं। और अभी जब वो संगम में डुबकी लगा रहे थे तो उन्होंने जो है तमाम साधु और संतों से जो है बैठ करके मुलाकात भी की है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कही है कि अगर कहीं से हिंदू में जो सनातन धर्म है वो कमजोर ना पड़े और जो भी धार्मिक लोग हैं वो सनातन धर्म को मान करके आगे बढ़े। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जो है जो भी धर्म है हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का अपना महत्व है और सभी धर्म किसी को तोड़ते नहीं है, सभी धर्म एक दूसरे को जोड़ते हैं और लोगों को जो है बुराइयों के रास्ते से बचाते हैं। जी तो सुनील, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, तो क्या ये जो कार्यक्रम है प्रयागराज का इस दौरान इसके बाद के धीरेन्द्र शास्त्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे? क्या मुलाकात को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, मुलाकात को लेकर के जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पे ये है कि उन्होंने जो है मिलने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के तरफ से जो है कोई ऐसा आदेश या कोई ऐसा जो है मिलने का समय निश्चित नहीं किया गया है कि जो है वो बागेश्वर बाबा से जो है मुलाकात करेंगे। और अभी तो फिलहाल मेजा में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बाद बागेश्वर बाबा वहाँ पे जो है अपना जो प्रवचन होता है वो देंगे और इनके साथ में संगम के कई जो साधु संत हैं वो भी जो है वहाँ पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में वहाँ कड़ी से भीड़ इकट्ठा हो गई है, लोग इनके दर्शन। सुनील, जैसे कि आपने कहा काफी लोगों की भीड़ भी यहाँ पर इकट्ठा होगी इस कार्यक्रम के दौरान, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर देखे जा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से मेजा थाने के जो एसएचओ हैं और वहाँ पे जितने पुलिसकर्मी हैं वो सब लगाए गए हैं ताकि कोई भी जो है बागेश्वर बाबा को दिक्कत ना हो। और ऐसे साधु संत हैं उनकी भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, चक्के चक्के पर पुलिस तैनात की गई है और कल ही से जो कार्यक्रम स्थल है वो जो है पुलिस की घेराबंदी में है। सुनील, कितने दिनों का ये कार्यक्रम रहने वाला है, कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ देखिए, अभी कार्यक्रम जो है जब तक ये प्रवचन देंगे और जब तक भीड़ रहेगी तब तक 2 से 3 दिनों का कार्यक्रम है और इस दौरान अगर भीड़ बढ़ेगी, भीड़ और बढ़ती जाएगी तो कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जी, और सुनील हम जानना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनके साथ और कितने संत आए हैं या उनके कितने जो वॉलंटियर्स होते हैं अक्सर देखा जाता है, तो क्या वो उनके लिए क्या व्यवस्था है वहां पर? देखिए, जो उनके वॉलंटियर हैं वो तो कल ही पहुंच गए हैं और वो पूरी व्यवस्था जो है उन्होंने अपने हाथों में ले ली है और पूरी व्यवस्था को वो संभाल रहे हैं कि भीड़ को जो है भीड़ में भगदड़ न मचने पाए और लोग जो भक्त जन आए वो शांति से बैठे और धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रवचन है उसको सुने। जी सुनील, और क्या कुछ खास तैयारियां हैं उनके कार्यक्रम को लेकर? पहली बार वो प्रयागराज पधार रहे हैं और काफी ज्यादा जो उनके लोग हैं वो काफी ज्यादा फैन भी हैं, काफी मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को और एक काफी अहम योजना के तहत वो पहुंच रहे हैं, कई योजनाओं पर वो चर्चा भी करेंगे। इस लिहाज से वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या खास व्यवस्थाएं हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का जो मुख्य उद्देश्य है आने का वो केवल सनातन धर्म को लेकर के है कि सनातन धर्म का जो विस्तार है वो कैसे किया जाए और सनातन धर्म में जो कमियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए। तो वो दोनों पे चर्चा करेंगे, कमियों पर भी चर्चा करेंगे और अच्छाइयों पर भी चर्चा करेंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और लोगों के मन में सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, उसको मजबूत करेंगे। पर सुनील, जैसे कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो दरबार लगाया जाता है, कई तरह के दरबार वो लगाते हैं जिसमें जन समस्याएं भी सुनते हैं, उसके बाद तांत्रिक एक वो भी लगता है दरबार, तो उसके बारे में क्या कुछ कार्यक्रम की तिथि है? देखिए, दरबार तो लगता ही है, जहाँ भी वो जाते हैं तो 4-4.5 लाख के आसपास की भीड़ हो जाती है। जो उनके भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्याओं को जो है दूर करने के लिए आते हैं।
आज के समय में जो धार्मिक लोग हैं वो जो है इनसे जुड़े हुए हैं और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इनके दर्शन के लिए आते हैं और सोचते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही उनके जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो क्या इस बार भी धीरेन्द्र जगह शास्त्री जगह लोगों की भीड़ ज्यादा लग समस्याएं रही है। सुनेंगे, कोई जनसभा करेंगे, दरबार लगाएंगे, या सिर्फ साधु संतों के साथ बैठकर वो चर्चा करने के लिए मुख्य तौर पर पहुंच रहे हैं? नहीं कि वो जनसभा ही करेंगे और जनसभा में सनातन धर्म के विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे और कोई भी जो है इस तरीके का उनका आयोजन नहीं है जिसमें वो भाषण दें या किसी दूसरे धर्म के प्रति जो है वो कुछ बोलें। उनका साफ साफ कहना है कि सभी धर्मों का जो है हम सम्मान करते हैं और हम केवल अपने सनातन धर्म के विषय में ही बात करेंगे। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी के लिए। सुनील सोमवंशी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जानकारी दी कि धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। संगम की नगरी में उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगा ली है और अब जल्द ही उनका जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। वो सनातन धर्म के प्रचारक के तौर पर प्रयागराज में पहुंचे हैं, जहां पर अपने धर्म को लेकर वो बात करेंगे, जनता दरबार भी लगाएंगे और उनके साथ तमाम साधु संत और भी मौजूद रहेंगे। और निर्मोही अखाड़ा के जो साधु संत हैं उनके साथ भी मिलकर वो खास तौर पर बातचीत करेंगे। जो तमाम हिंदू योजनाएं चलाई जा रही है सनातन धर्म को लेकर, उनके बारे में भी समर्थन जुटाने की वो यहाँ पर कोशिश करेंगे। और देखना ये होगा कि उनके दरबार में आखिर कितने लोग आते हैं, क्योंकि काफी भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री के जो कि उन्हें देखने के लिए निश्चित तौर पर वहां पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही ये जो उनका दौरा रहने वाला है काफी खास कई लिहाज से माना जा रहा है। और खबर अब हमीरपुर से है, जहां आपको बता दें कि क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सामने आया है बीती रात का, जब रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 3 युवक पहले घर में घुस गए लेकिन पकड़े गए। दरअसल पड़ोसियों ने ही चोर समझकर उन्हें पकड़ लिया और गुस्साए पड़ोसियों ने इन तमाम युवकों को इस दौरान जमकर पीटा है। बाद में पता चला कि वो युवक गांव के ही परिचित लोग थे। तब जाकर ग्रामीणों ने युवक को छोड़ा। हालांकि इस पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब चप्पल तेरी यहाँ मिली और फिर इसके बाद घुस गया। तो पहले मैं इसी रास्ते से आया था। हाँ। यहाँ मेरी चप्पल छूट गई थी, मैंने चप्पल नहीं उठाई थी अपनी। अच्छा तो भाई यही बेड़ा तू। और गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि एमएलसी चुनाव की मतगणना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में मतगणना होगी। इसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह आमने सामने हैं। गोरखपुर और फैजाबाद खंड के स्नातक निर्वाचन चुनाव में 17 जिलों के 2,48,000 वोटर रहे हैं। इनमें से गोरखपुर में 40,000 वोटर को मताधिकार का प्रयोग करना था। 2 फरवरी की सुबह 8 बजे ही मतगणना शुरू हो गई और मतगणना के बाद परिणाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। हाँ, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आज मतगणना प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि ये समय जो है 8 बजे से है और हमारे प्रेक्षक महोदय और आयुक्त महोदय जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो जस्ट अभी आने वाले हैं। और हमारे लेवल पर जो है मतगणना के लिए पूरी तैयारी है। हर 14 टेबल हैं, 14 टेबल पर सभी कर्मचारी जो है सब इस समय बैठे हुए हैं और स्ट्रांग रूम खुलने के बाद इनको मतपेटिका दे दी जाएंगी। उसके बाद पहले राउंड में ये लोग जो है बंडलिंग वाला काम करेंगे, 50-50 के बंडल करके, और उसके बाद जब ये पूरी की पूरी ये बंडलिंग वाला काम हो जाएगा तब जाके पहले अधिमान के अनुसार जो है हर प्रत्याशी बार जो है मतगणना होगी। हाँ, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र